हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। DSSB के लिए आपको NCERT कुतुब के हवाले से उर्दू का मवाद पेश किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मसनवी, सिनफ़ मसनवी और मसनवी निगार जो NCERT किताब में शामिल है, उनके अहम निकात को, उनकी सवानियाँ, मुख्तसरन सवानियाँ हयात को पेश किया जाएगा। NCERT किताब में सिर्फ 3 मसनवी निगार को शामिल किया गया है, मीर तकी मीर, मीर हसन और दयाशंकर नसीम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिनफ़ मसनवी क्या है, किन किन पॉइंट को किताब में शामिल किया गया है। देखिए, मसनवी, पहला पॉइंट है कि मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये याद रखने की बात है कि मसनवी क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो टर्म्स है, जो इस्तिलाहात है, वो किस ज़बान से निकल के सामने आई है। तो अरबी क्या है, मसनवी अरबी ज़बान से निकल के हमारे सामने आई है। दूसरा पॉइंट है कि मसनवी के माने क्या है, दो दो के हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट करके अदब की इस्तिलाह में मुसलसल अशार के इस मजमूए को उस मजमूए को मसनवी कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। देखिए, ये फ़नी एतबार से इस चीज़ को याद रखिए अदब की इस्तिलाह में, कि जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफ़िया अलग होता है। कि जितने भी अशार होंगे मसनवी में, वो 25 अशार हों, 30 अशार हो, 100 अशार हो या 150, तो सभी अशार क्या होंगे, वो हम काफ़िया होगा। ठीक, ये भी मुमकिन है कि जैसे कि एक शेर हो गया ये, ठीक, सभी को पता है कि दो मिसरे वाले को हम एक शेर कहते हैं, दो मिसरे को हम एक शेर कहते हैं। ठीक, तो मिसर अव्वल और मिसर सानी मिलकर क्या हो जाता है, एक शेर हो जाता है। ठीक, तो पहले शेर में काफ़िया जुदा हो सकता है और दूसरे शेर का काफ़िया कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले या दूसरे शेर का जो काफ़िया है तीसरे शेर में भी वही काफ़िया हो। काफ़िया होगा, लेकिन वो काफ़िया क्या होगा, जुदा होगा, मुख्तलिफ भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लेकिन हर शेर का काफ़िया अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही आएगा, गज़ल की तरह नहीं होता। ठीक, तो ये सवाल अक्सर बन के आता है कि फ़नी एतबार से किस शेर का हर मिसरा या हर शेर हम काफ़िया होता है, तो ये क्या होगा, जवाब उसका मसनवी होगा। ठीक, ये आपका पेपर ये एक बार एग्ज़ाम में आया भी था, जो मध्य प्रदेश का पेपर होता है TGT और PGT का, TGT में इस बार ये सवाल आया था। ठीक, फ़नी एतबार से किस सिन्फ का हर शेर हम काफ़िया होता है, यही सवाल आया था। देखिए अगला पॉइंट कि मसनवी के लिए अशार की कोई तादाद नहीं है। उर्दू में तवील मसनियाँ भी लिखी गई और मुख्तसर भी। तो ये याद रखिएगा कि मसनवी के लिए अशार की तादाद को मुतय्यन नहीं किया गया। मुख्तसर भी आप कह सकते हैं और तवील भी कह सकते हैं। ठीक, इसकी कोई क़ैदबंदी नहीं है। अगला पॉइंट कि मीर हसन की सेरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम तवील मसनवी हैं। ठीक, तवील मसनवी की मिसाल दे दिया इन्होंने। फिर कह रहे कि नवाब मिर्ज़ा शौक़ की ज़हर इश्क न बहुत तवील है और न कि मुख्तसर, क्योंकि नवाब मिर्ज़ा शौक़ की जो ज़हर इश्क मसनवी है ये न बहुत तवील है और न ही बहुत मुख्तसर। ये क्या है, मोतदिल में, एतदाल में, बिल्कुल बीच में, न इसको तवील कहेंगे और न ही मुख्तसर कहेंगे। फिर आगे करें कि हाली की मनाजात बेवा और इकबाल का साक़ी नामा ये मुख्तसर मसनवी है। ये याद रखिए, अगर सवाल आ जाए कि साक़ी नामा और मनाजात बेवा किसकी है, तो मनाजात बेवा हाली की है और साक़ी नामा ये मसनवी है, किन की है, इकबाल की है। ठीक, और ये क्या, ये मुख्तसर मसनवियाँ हैं। अगला पॉइंट कि मसनवी आम तौर पर छोटी बहर में लिखी जाती है। ठीक, ये देखिए, ये भी कि आम तौर पर क्या, उमूमन आप देखेंगे कि छोटी बहरों में लिखी जाती है, चूँकि ज़्यादातर मसनवी 7 छोटी बहरों में लिखी गई हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मसनवियाँ हैं 7 छोटी छोटी बहरों में लिखी गई है। इसलिए कहा जाता है कि असाज़ा ने, जो मसनवी का असाज़ा है, मसनवी के लिए 7 छोटी बहरें मखसूस कर दी हैं, लेकिन कोई अटल ज़ाब्ता नहीं है, कोई फ़िक्स ये इसका रूल नहीं है, ज़ाब्ता नहीं है। बहुत सी मसनवियाँ इन 7 बहरों के अलावा भी लिखी गई हैं। ठीक, तो लेकिन क्या है कि अक्सर आप देखेंगे कि मसनवी के लिए 7 औज़ान मुक़र्रर हैं। मिसाल के तौर पे बहरे हज़ज, रमल सरी, खफ़ीफ़, मुतक़ारिब, मुतदारिक, ये सब क्या है, इनके आपके मसनवी के बहरे मुतय्यन किए गए हैं। ठीक, और एक बात और याद रखिए कि बहरे मुतक़ारिब और बहरे मुतदारिक
कि देखिए एक आप देखेंगे कि मसनवी दो तरह की होती है, या तो रज़मिया होगी या तो बज़मिया होगी। रज़मिया मसनवी में अक्सर शुअराए किराम ने क्या है, बहरे मुतक़ारिब का इस्तेमाल किया है। और बज़मिया जो होती है, जो बज़मिया जिसमें इश्क मोहब्बत की होती है, बज़मिया क्या होता है, कौन सी मसनवी होती है जिसमें इश्क मोहब्बत की बातें की जाती है, तो उसको हम बज़मिया कहते हैं, ठीक है। और रज़मिया क्या होता है, जिसमें जंग व जिदाल की बातें होती हैं, तो हम उसमें क्या, उसको ऐसी मसनवी को हम रज़मिया मसनवी कहते हैं, ठीक। तो रज़मिया मसनवी अक्सर जो लिखी गई है बहरे मुतक़ारिब में लिखी गई है, और जो बज़मिया मसनवी है वो सब के सब बहरे हज़ज में या बहरे सरी में लिखी गई है, ठीक। मिसाल के तौर पे देखिए मसनवी अलीनामा है, ये क्या है, इसमें जंग का बयान है, और ये किस नौइयत की है, ये बहरे ये रज़मिया मसनवी है, ठीक। मसनवी अलीनामा जो है। और इसी तरह आप कुतुब मुश्तरी देख लीजिए, ये बज़नविया मसनवी है, और ये बहरे मुतक़ारिब में लिखी गई है, ठीक। अब देख लीजिए तवील मसनवियों में आम तौर पर दर्ज झेल 8 अज्जा शामिल किए जाते हैं। जो तवील मसनवी है उसमें 8 अज्जा क्या है, शामिल किए जाते हैं। ये NCERT किताब में मेंशन है, ठीक है। तमाम पॉइंट, पहला क्या है, हम्द व मनाजात, दूसरा नात, तीसरा मनक़बत, चौथा हाकिम वक्त की मद, पांचवा क्या, अपनी शायरी की तारीफ़ करना, छठा मसनवी लिखने का सबब बयान करना, और सातवां है किस्सा या वाक़या बयान करना, और आठवां ख़ात्मा, ठीक, एंड। तो ये 8 अज्जा क्या है, तवील मसनवियों में होते हैं। अगर आपसे पूछ लिए तवील मसनवियों के अज्जा कितने हैं, तो आप बताइएगा कि 8 अज्जा हैं, और कौन कौन से हैं, तो ये आप एक बार ज़हन में रख लीजिए, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मसनवी में ये तमाम अज्जा मौजूद हों, लेकिन ये तय बिल्कुल हतमी और क़तई नहीं है कि ये जो अज्जा आपको 8 बयान किए गए कि हर मसनवी में इसके उसूल व ज़ाबित को फॉलो किया जाए, इस पे खरा उतरा जाए, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब कह रहे हैं कि अगला पॉइंट कि मौज़ूआत के लिहाज से मसनवी का दामन बहुत वसी है। मौज़ूआत के लिहाज से क्या है, इसका दामन जो मसनवी का बहुत वसी है, ठीक है, लंबा चौड़ा है। इसमें मोहब्बत की कहानियाँ भी होती है, जंग और मुहिम जोई के वाक़यात भी होते हैं, किसी मुआशरे के अहवाल या अफराद की तारीफ़ व तनक़ीस भी होती है, नसीहत व रहनुमाई के मज़ामीन भी बयान किए जाते हैं। तो ये तमाम मज़ामीन जो है, मौज़ूआत जो है, इन सब पे क्या मसनवियाँ लिखी जा सकती है, ठीक। तो इसका कोई एक फ़िक्स नहीं है कि आप सिर्फ इश्क मोहब्बत की मसनवी होगी, या रज़मिया मसनवी होगी, या बज़मिया मसनवी होगी, इसके अलावा भी मसनवियाँ हो सकती हैं, ठीक। अब देखिए अगला चीज़ कि उर्दू की कदीम मसनवियों में ज़्यादातर इश्किया किस्से, मजहबी और अखलाकी मज़ामीन नज़्म किए गए हैं, ठीक। अगला पॉइंट ये कि इश्किया मसनवियों में नसरी दास्तानों की बेशतर खसूसियात मौजूद है। मसलन नसरी दास्तान कि जब आप इश्किया मसनवी देखेंगे आपको तो ऐसा लगेगा कि नसरी जो दास्तानें बयान की गई कि उस तरह की खसूसियात क्या है, मसनवी के अंदर भी आपको जा बजा नज़र आएंगे। मसलन क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर पेश दर पेश किस्सा कि आपको पे दर पे क्या किस्सा बयान किया जाएगा, ज़ेली किस्से बयान किए जाएंगे, मिसाली किरदार आपको नज़र आएगा, मिसाली किरदार वाले अफराद आपको नज़र आएगा, मतलब कि एक बिल्कुल आइडियल और नमूना वाला क्या है, एक फ़र्द आपको नज़र आएगा कि इस तरीके से एक परफेक्ट इंसान होता है, ठीक। और माफ़ूक़ुल फ़ितर अनासिर क्या है आपको नज़र आएगी। ये आप देखेंगे अगर ये जो अज्जा बयान किए गए, जो खसूसियात बयान की जा रही है, ये सब किसकी दास्तान की है, नसरी जो दास्तान होती है उसकी खसूसियात होती है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको मसनवी में नज़र आएगी। अगला पॉइंट कि इन मसनवी में इस ज़माने की तहज़ीब और मुआशरत की झलकियाँ मिलती हैं, क्योंकि जब आप मसनवी को पढ़ेंगे तो आपको जिस ज़माने में वो मसनवी लिखी जा रही है तो उस ज़माने की क्या है कि जो तहज़ीब होती है, वो जो वहाँ का मुआशरा होता है, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, ठीक। देखिए हवाले के तौर पे देखिए कि मसनवी का उर्दू NCERT किन किन किताबों में तस्कर किया गया है। गुलिस्तान अदब जो 11वीं जमात की सफ़ा नंबर 149 पे तस्करा किए गए हैं। नवाए उर्दू जो 9वीं जमात की सफ़ा नंबर 175 पे इसके बारे में है। नई आवाज़ जो 12वीं जमात की 148 सफ़ा नंबर पे है। ये तो तीनों किताबों में क्या है, 3 शुअरा, इसलिए तीनों किताबों में मसनवी के बारे में बयान है। अब आइए देखिए सबसे पहले किन शायर को इन्होंने शामिल किया है। देखिए वो है मीर तकी मीर। देखिए मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 में होती है और इनकी वफ़ात 1810 में होती है। खैर कि मीर तकी मीर आगरा अकबराबाद में पैदा हुए थे।
अगला पॉइंट कि मीर तकी मीर 10 साल के ही थे कि इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अली उर्फ अली मुत्तकी का इंतकाल हो गया। चुनांचे वह आगरा से दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। मीर तकी मीर अपने सौतेले मामू और उर्दू के मशहूर शायर व अदीब सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू के साथ क़याम रहा। देखिए ये नाम आया था आपको कि सिराजुद्दीन अली ख़ां किनका नाम है, तो ये किनका नाम है, ये आरज़ू का नाम है। ठीक, ये सवाल भी आया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल भी आया था, टीआरई 3 में, और 11-12 में ये सवाल आया था कि सिराजुद्दीन अली ख़ां किसका नाम था। तो आप ये याद रखिए कि ये आरज़ू का नाम था और ये कौन थे, इनके सौतेले मामू थे, मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे। तो ये सवाल इस तरह भी बन सकता है कि मीर तकी मीर के सौतेले मामू क्या नाम था, या सिराजुद्दीन अली ख़ां का मीर तकी मीर से क्या ताल्लुक़ था। तो मामा भांजे का था, सौतेले मामा भांजे का। ठीक, और उनसे ही क्या है, इन्हीं से क्या है, इल्मी व अदबी फैज़ उठाया। मीर तकी मीर के दिल्ली में ही मुलाकात किनसे हो रही है, सैयद सादत अली अमरोही से हुई, जिन्होंने मीर को उर्दू में शेरगोई की तरफ राग़िब किया है। अब आपके सामने सवाल बन सकता है कि सैयद सादत अली अमरोही के कहने पर क्या है, मीर तकी मीर उर्दू शायरी की तरफ रग़बत पैदा हुई। तो ये सवाल इस तरह बन सकता है कि मीर तकी मीर को उर्दू शायरी की तरफ किसने रग़बत दिलाई, या किन के कहने पर और किन के मशवरे पर उन्होंने शायरी शुरू की। तो वह है सैयद सादत अली अमरोही। अगला पॉइंट है कि 1782 में नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर लखनऊ चले गए और वही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। और आखिर में क्या है, मीर तकी मीर का इंतकाल इसी शहर में, लखनऊ शहर में 1810 में इनका इंतकाल हो जाता है। ये फौत कर जाते हैं, इस दुनिया को रुखसत कर जाते हैं। मीर तकी मीर ने बड़ी तादाद में शेर कहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो मीर तकी मीर को हम पढ़ रहे हैं, ये किन के हवाले से पढ़ रहे हैं, ये मसनवी के हवाले से। अगर आप उसमें देखेंगे गज़ल में भी इनको बयान किया गया। जो आप मेरी प्लेलिस्ट की अगर आपको नज़्म देखिए, अभी तक क्या है, 2 प्लेलिस्ट बन चुकी है DSSB के लिए, DSSB के लिए 2 प्लेलिस्ट बन चुकी है, गज़ल गो शोरा और नज़्म गो शोरा। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे वीडियो वाले, तो उसमें आपको तो गज़ल गो शोरा में आप वली से लेकर क्या है, जिन जिन शोरा कराम को NCERT किताब ने शामिल किया उसको तरतीब और मैंने बयान किया, उस पर MCQ भी पेश कर दिया है। और नज़्म गो शोरा में जिन जिन शोरा को किताबों में शामिल किया गया था, मैंने 10 वीडियो उस पर बना दिए और इंशाल्लाह 1-2 दिन में उस पर मजमूई तौर पर आपको MCQ भी नज़र आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों के बाद क्या है, नज़्म मसनवी की बारी है। तो मसनवी पे ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। कह रहे हैं कि उर्दू में मीर तकी मीर के कुल 6 दीवान हैं। ये याद रखिएगा कि किस में 6 दीवान है, उर्दू ज़बान में, फ़ारसी की बात नहीं कर रही। याद रखिएगा 6 दीवान है किस ज़बान में, उर्दू ज़बान में। अगर आपके सामने आ जाए कि मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान है, तो आप 6 दीवान लगाएंगे। हाँ, अगर कुल दीवान पूछ ले और तादाद 7 तक आ जाए तो आप क्या है, फिर आपका ऑप्शन तब्दील हो जाएगा। अगला सवाल कि मीर तकी मीर ने गज़ल के अलावा बहुत अच्छी मसनवियाँ भी लिखी हैं। इनकी बड़ाई का एतराफ़ सबने किया है। इनकी जो मसनवी है इसका एतराफ़ ने सबने किया है। मीर ने ख़याली किस्सों के बजाय हक़ीक़ी वाक़यात बयान किए हैं। जो अपनी मसनवी में क्या है, जो ख़याली माफ़ौक़ुल फ़ितरत मसनवी बयान किया जाता है, उसके बजाय इन्होंने क्या है, हक़ीक़ी वाक़यात को अपनी मसनवी में बयान किया है। ठीक, जो इनकी मीर तकी मीर की जो मसनवी है, आप अगर देखेंगे जो किताब NCERT की किताब में नई आवाज़ में अगर आपको नज़र आएगा तो वो है अपने घर का हाल। कौन सी मसनवी है, अपने घर का हाल। ठीक, ये मसनवी इनकी है। ठीक है, जो किताब में शामिल है। ये याद रखिएगा अपने घर का हाल किन की मसनवी है, तो ये मीर तकी मीर की है। क्या किताब में इस मसनवी मीर ने अपने घर की अबतरी का हाल बयान किया है, तो वही अपने घर का हाल मसनवी है। ठीक है, सिन्फ के एतबार से अपने घर का हाल क्या मसनवी है, और किन की लिखी हुई है, मीर तकी मीर की है। आप हवाले के तौर पे देख लें, जो 12वीं जमात की नई आवाज़ है, सफ़ा नंबर 149 पे इनका तज़किरा है। अब अगले जो मसनवी निगार शायर है वो है मीर ग़ुलाम हसन, जिनको मीर हसन के नाम से भी हम जानते हैं। मीर हसन की पैदाइश 1738 में हो रही है और 1786 में इनकी वफ़ात हो रही है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, मीर हसन के ख़ानदान के लोग ईरान से आकर दिल्ली में बस गए थे। ठीक,
इस ख़ानदान ने उर्दू ज़बान और अदब की बेशबहा खिदमत अंजाम दी। ये जो ख़ानदान है, जो मीर हसन का ख़ानदान है, मीर हसन के वालिद, मीर हसन के बेटे, मीर हसन के पोते, सभी के सभी क्या है, उर्दू की खिदमत बहुत किया। और मीर हसन के पोते ने तो एक नई सिन्फ में बहुत नाम कमाया था। ये मीर हसन के पोते का नाम मीर अनीस है। आप जानते होंगे कि मीर अनीस क्या है, मीर हसन के पोते हैं। या यूँ कहें कि मीर अनीस के दादा कौन है, मीर हसन है। ठीक, तो मीर अनीस को आप मरसी निगारी के एतबार से जानते हैं, मीर हसन को मसनवी निगार के एतबार से जानते हैं। तो इन लोगों ने क्या है कि उर्दू ज़बान और अदब के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दिए हैं। मीर हसन के वालिद का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक था, जिसको हम मीर ज़ाहिक के भी नाम से जानते हैं। वो क्या थे, बहुत अच्छे शायर थे। तो मीर हसन के वालिद का नाम याद रखिए कि मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक था। ठीक, अब क्या कि मीर हसन के बेटे मीर खलीक, और मीर खलीक का पुराना क्या, मीर मुस्तहसन खलीक भी कहते हैं ना। मीर खलीक का नाम पूरा क्या है, मीर मुस्तहसन खलीक। ये बीपीएससी में पूछा भी था कि मीर अनीस के वालिद क्या नाम है। ठीक, तो मीर अनीस क्या, मीर खलीक क्या के बेटे कौन थे, मीर अनीस। और कह रहे कि मीर हसन के बेटे मीर खलीक और उनके पोते मीर अनीस उर्दू शायरी में मरसिया गोई की नई राहें निकाली। ठीक, तो अब इस तरीके से सिलसिला पूरा याद रखिए कि मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक सबसे पहले है, उनके बेटे मीर हसन है, मीर हसन के बेटे मीर खलीक है, और मीर खलीक के बेटे क्या है, मीर अनीस है। ठीक, अब देखिए मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द रहे। ये बात याद रखिए कि अगर आपके पूछे कि मीर दर्द के क्या है, ये शायर रहे। तो मीर हसन की देखिए, मीर हसन की पैदाइश किस सन में हो रही है, मीर हसन की पैदाइश हो रही है 1737 में। ठीक, और दिल्ली में इनकी पैदाइश हो रही है। और मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722 में। ठीक, 1722 में। और मीर दर्द की पैदाइश है 1721 में। तो मीर दर्द और मीर तकी मीर में सिर्फ साल भर की छोटाई बढ़ाई है। तो इस तरीके से मीर दर्द क्या हुए, मीर हसन से बड़े हुए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, इनके शागिर्द क्या है, मीर दर्द के शागिर्द कौन थे, मीर हसन। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो ये कह रहे कि मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द भी थे। ठीक, जब दिल्ली से बहुत से लोगों का ताल्लुक़ टूटा तो मीर हसन के वालिद भी फैज़ाबाद आ गए। तो याद रखिए मीर हसन सबसे पहले फैज़ाबाद आए थे, फिर फैज़ाबाद के बाद ये लखनऊ चले गए थे। वहाँ से लखनऊ पहुँचे और वहीं इंतकाल हुआ। तो मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। यही बात याद रखिए कि मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में हुआ। और किस सन में हुआ, 1786 में। ठीक, 1786 में इनका इंतकाल हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, मीर हसन ने गज़लें भी कही, लेकिन इनकी शोहरत का दारोमदार इनकी मसनवी सहरुल बयान पे है, जो कि सहरुल बयान क्या है कि इंतकाल के कुछ साल पहले लिखा था। अब कह रहे हैं कि सहरुल बयान मसनवी मीर हसन ने इंतकाल के कुछ पहले ही मुकम्मल किया था, कि मीर हसन का जब इंतकाल होता है, इंतकाल से कुछ दिन पहले क्या है, सहरुल बयान को इन्होंने मुकम्मल किया था। अब अगला पॉइंट देखिए, सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत के सामने दूसरी बहुत से शुअरा की मसनवी और ख़ुद मीर हसन की दूसरी मसनवी मांद पड़ गई। क्या है कि जो ये सहरुल बयान की शोहरत हुई है, जो इसको ओहदा मिला है, इसकी वजह से जो दूसरी मसनवियाँ, ख़ुद मीर हसन की जो दूसरी मसनवियाँ हैं, वो क्या है, इसके आगे फीकी नज़र आती हैं। ठीक, अगला पॉइंट की मंजर निगारी, वाक़या निगारी और किरदार निगारी को दिलचस्प और मुतहरिक शक्ल में पेश करने और कहानी को मरबूत तरीके से बयान करने में इनको ख़ास महारत है। तो मंजर निगारी, वाक़या निगारी और किरदार निगारी, ये तीनों में क्या है, मीर हसन को ख़ास महारत हासिल है। मीर हसन की मसनवी मुख्तलिफ़ अशिया और मुज़ाहरे के ज़िक्र से भरी हुई है। मीर हसन की मसनवियाँ देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ अशिया और मुज़ाहरे से क्या है, आपको भरी हुई नज़र आएगी। यही वजह कि मसनवी में कहानी अगरचे बिल्कुल ख़याली है, यही वजह कि क्या मसनवी में अगर जो कहानी है बिल्कुल ख़याली है, फैंटेसी है, लेकिन उसके वाक़यात और किरदार जीते जागते हमारी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी हकीकी दुनिया में ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, अब हवाले के तौर पे देख सकते हैं, नवाए उर्दू जो नवी जमात की है, सफ़ा नंबर 176 पे मीर हसन का तस्करा है। ठीक, अगले शार देख लीजिए।
अगले शायर जो मसनवी निगार की हैसियत से एनसीईआरटी किताब ने शामिल किया है वो है दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 में हुई और इनकी वफ़ात 1843 में हो रही है। देखिए पहला पॉइंट, दयाशंकर नसीम लखनऊ में पैदा हुए। ठीक, 1811 में लखनऊ की सरजमीन पर एक बड़ी शख्सियत की पैदाइश होती है। दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम पंडित गंगा प्रसाद कोल के बेटे थे। मतलब इनके वालिद का नाम क्या नाम था? पंडित गंगा प्रसाद कोल। ठीक, क्योंकि बुजुर्गों का वतन कश्मीर था, तो ये दयाशंकर क्या थे? कश्मीरी थे। नसीम ने उर्दू फ़ारसी की तालीम हासिल की और अमजद अली शाह बादशाह अवध की फ़ौज में बख्शी के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। तो याद रखिएगा कि किनके? अमजद अली शाह की फ़ौज में क्या? बख्शी के ओहदे पर मुलाजिम हो गए थे। अगला पॉइंट ये कि लड़कपन में ही शेर कहने लगे थे। अभी बच्चे ही थे तो ये शेर व शायरी करने लगे थे। क्योंकि उन दिनों लखनऊ में शेख इमाम बख्श नासिक और ख्वाजा अली हैदर आतिश मशहूर तरीन उस्ताद माने जाते थे और मशहूर भी थे। अगला पॉइंट की मसनवी गुलजार नसीम 1838 और 39 में लिखी गई। देखिए ये लिखने की बात करेंगे। अगर आपके सामने सवाल है कि गुलजार नसीम किस सन में लिखी गई, तो सन लिखने की क्या है? 1838 और 39 है। और 1844 में शाये हुई थी। और शाये कब हुई थी? 1844 में शाये हुई थी और 1838 और 39 में ये मसनवी तहरीर की गई थी, लिखी गई थी। इसमें जो कहानियाँ बयान हुई है वो किस्सा क्या नाम, गुल बकावली के नाम से मशहूर है। तो गुलजार नसीम का जो दूसरा नाम भी जो सवाल पूछ लिया जाता है कि गुलजार नसीम का दूसरा नाम क्या है, तो किस्सा गुल बकावली। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि ये जो किस्सा है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में लिखा था। क्या है असली ये किस्सा? क्या है कि फ़ारसी ज़बान में लिखा था, उसका उर्दू तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से किया है। ये सवाल पूछा गया था कि किस्से गुल बकावली का तर्जुमा उर्दू में किसने किया था? तो आप याद रखिए कि निहाल चंद लाहौरी ने किया था। और किसके कहने पे किया था? जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पे किया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पे इसका तर्जुमा इन्होंने किया था, उर्दू में किया था। ठीक, और किस सन में किया था? 1803 में किया था। ये भी याद रखिएगा 1803 में मज़हब इश्क का उर्दू में तर्जुमा किया था। ठीक, वही गुल बकावली का। कह रहे कि किस्सा गुल बकावली में उर्दू की कई दास्तानों की तरह मुख्तलिफ दास्तानों के अज्जा शामिल हैं। जब आप इसको जो उर्दू की है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप कई जो दास्तान उर्दू की है उसकी मुख्तलिफ दास्तानों के अज्जा शामिल हैं। क्योंकि मसनवी लिखते वक्त क्या है? गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम के गुलजार नसीम को लिखते वक्त मज़हब इश्क को पेश नज़र रखा था। तो ये सवाल भी आता है कि गुलजार नसीम जो लिखी गई है तो उसको लिखते वक्त किस किताब को सामने रखेगा या पेश नज़र रखेगा? तो मज़हब इश्क को। और मज़हब इश्क को किसने उर्दू में तर्जुमा किया? निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में किया है और जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। और कहाँ से हुआ था? आपको फोर्ट विलियम कॉलेज से। कहा जाता है कि अव्वलीन शक्ल में ये मसनवी बहुत तवील थी। कि अव्वलीन शक्ल जो असल शक्ल थी, क्या ये मसनवी बहुत तवील थी, बहुत लंबी थी? तो इसमें बहुत इसको बहुत तरमीम किया गया, इसमें बहुत काट छाँट किया गया, तब जाकर ये मसनवी जो हमारी शक्ल में मौजूद है हमारे सामने। अगला पॉइंट की पूरी मसनवी पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि नसीम ने नसरी किस्से की तफसीलात को ऐसी महारत से मुख्तसर किया कि दास्तान में गज़ल के अशार जैसा एजाज पैदा हो गया। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। क्योंकि तकरीबन हर मिसरे में ऐसी फ़नी खूबियाँ और नज़ाकत कार फरमा है कि एक आम नसरी दास्तान इंतहाई बलीग मंजूम अफसाना बन गई है। ठीक, मंजूम अफसाने की शक्ल में, लेकिन मंजूम मतलब कि नज़्म में अफसाने को किस तरह बयान किया जाता है, तो इन्होंने दयाशंकर नसीम ने इस तरीके से बयान किया है। करके गुलजार नसीम और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का मुआजना किया जाता है। ये याद रखिएगा, अगर ये आपको सवाल पूछेगा सहरुल बयान का मुआजना किससे किया जाता है, तो गुलजार नसीम से। और गुलजार नसीम का मुआजना किससे किया जाता है, तो सहरुल बयान से। तो ये रिवर्स क्वेश्चन बन सकता है। और कहा जाता है कि गुलजार नसीम का उसलूब बनावटी और बोझल है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ये बात एनसीईआरटी भी लिख रही है कि
कहा जाता है गुलजार नसीम के जो उसलूब है उसमें आपको तसन्नु की बू आएगी, ठीक है, उसमें बनावट नज़र आएगी और बोझ नज़र आएगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। अगला देखिए, गुलजार नसीम में तशबीह और इस्तिआरात की कसरत, लफ्ज़ी और मानवी रियायत और कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने के हुनर ने ऐसा जादू जगा दिया कि छोटी सी कहानी मुख्तलिफ मानवी इम्कानात पैदा हो गई। ये खूबी गज़ल के उम्दा शेर में होती है जो और पढ़ने वाले में भी भरपूर तवज्जो का मुतालबा करती है कि ये सब चीज़ें क्या है आपको गज़ल में नज़र आएगी, तो जिसकी वजह से ऐसी जामे और इख्तिसार से और तशबीहात और इश्तिआरात की मदद से क्या है लफ्ज़ी और मानवी रियायत को मलहूज़ रखते हुए इस मसनवी को लिखी गई है कि पढ़ने वाला क्या है तवज्जो खुद ब खुद उस पर दे देता है। अगला पॉइंट कि मसनवी गुलजार नसीम को दबिस्तानी लखनऊ की शायरी का मिसाली नमूना कहा जाता है। तो ये सवाल भी अभी याद बन सकता है कि गुलजार नसीम किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, तो दबिस्तानी लखनऊ का नुमाया क्या है आपको मिसाल नज़र आती है, मिसाली नमूना नज़र आती है नुमाया। फिर कहेंगे कि नसीम के ज़माने में लखनऊ वहाँ की शायरी में जो शाइस्तगी और मुरस्सकारी और तकल्लुफ़ात राइज थे वो इस मसनवी में पूरी तरह जलवा आती है कि जिस वक्त ये मसनवी लिखी गई थी, ठीक, तो उस वक्त लखनऊ की शुअराए कराम या शायरी में जो जो चीज़ें बरती जाती थी, जिन जिन बातों का ख्याल रखा जाता था, जैसे शाइस्तगी का, मुरस्सकारी का, तकल्लुफ़ात का, तो ये सब चीज़ें क्या है आपको इसमें भी जावजा नज़र आएगी, ठीक। अगला पॉइंट कि नसरी अदब में इन खूबियों का इस्तेमाल मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने अपनी किताब फसाने अजायब में पहले ही कर चुके हैं, ठीक। तो नसर के अंदर आप नसरी अदब देखेंगे तो जो खूबियाँ बयान की गई है लखनऊ की शायरी की जो खूबियाँ हैं, जो खासियत थी, तो उसको क्या मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने अपनी किताब फसाने अजायब में पहले ही बयान कर चुके हैं। तो इसमें भी आपको वो चीज़ मसनवी में नज़र आएगी, क्योंकि इस तरह की किताबें लखनवी नसर और नज़म का आला तरीन नमूना कही जाती है। फसाने अजायब को लखनवी नसर का नमूना कही जाती है और गुलजार नसीम को लखनवी नज़म का नमूना कहा जाता है, ठीक। तो ये हवाले के तौर पर देखिए गुलिस्तान अदब जो 11वीं जमात की हैं, ठीक, 11वीं जमात की, उसी में सफ़र नंबर 151 पे इनका तस्करा है। तो इस तरीके से आज हमने मसनवी का फ़न और मीर तक़ी मीर हसन और गुलजार नसीम को पढ़ा है। अब देखिए इन्हीं पे मबनी क्या है मारूज़ी सवालात आपके सामने पेश किया जा रहा है MCQs, ताकि जो चीज़ें हमने जिन निकात पे हमने बात की है उन निकात को हम अज़बर कर सकें। पहला सवाल आपके सामने कि फ़नी एतबार से हर शेर का मिसरा हम काफ़िया होता है, ये किसकी खूबी है? ए ऑप्शन मरसिए का, बी गज़ल का, सी मसनवी का, डी कसीदे का। तो अभी हमने बताया कि गज़ल या शेर का हर शेर क्या है उसके मिसरे हम काफ़िया होता है, किसकी खूबी है? तो मसनवी की है, ठीक। अगला सवाल कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, फ़ारसी का, तुर्की का, अरबी का। तो क्या है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक। अगला सवाल कि दयाशंकर नसीम की पैदाइश किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी फैज़ाबाद, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश लखनऊ शहर में हुई थी, ठीक। अगला सवाल देखिए, मीर हसन के वालिद का क्या नाम था? आपके ऑप्शन मीर खलीक, मीर जाहिक, मीर ज़मीर या मीर अनीस। तो आपको पता होना चाहिए कि मीर जाहिक क्या है, मीर हसन के वालिद का नाम था। फिर कह रहे हैं अगला सवाल कि मीर अनीस के दादा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन ए मीर हसन, बी मीर जाहिक, सी मीर एहसन खल्क और डी मीर खलीक। तो आपको पता होना चाहिए कि मीर जाहिक जो है मीर हसन के वालिद थे, ठीक। और मीर हसन क्या है, मीर अनीस के दादा है। मीर हसन क्या है, मीर अनीस के दादा है। और मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? मीर खलीक, मीर मुस्तहसन खलीक। और ये याद रखिए कि एहसन खल्क किन का नाम है? तो अनीस के ये चाचा थे। क्या थे ये? अनीस के चाचा थे, ठीक। अगला सवाल देखिए, दयाशंकर नसीम के वालिद का क्या नाम था? ए रघुपति सहाय, बी गंगा सिंह, सी
कोल सिंह, और डी आपका गंगा प्रसाद कोल। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, पंडित गंगा प्रसाद कोल नाम था इनके वालिद का। अगला सवाल है कि गुलजार नसीम किस सन में लिखी गई। आपके ऑप्शन है ए 1836-37, बी 1838-39, सी 1834-35, डी 1832-33। तो गुलजार नसीम को लिखा गया था 1838 और 39 में। ठीक, ये आप याद रखिएगा, लिखने और शाये होने में दोनों में फ़र्क है। शाये हुआ था ये 1844 में, और लिखी कब गई थी ये मसनवी 1838 और 39 में। अगला सवाल है कि मीर हसन की वफ़ात कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी फैज़ाबाद, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो मीर हसन की वफ़ात कहाँ हुई है, लखनऊ में। ठीक, अगला सवाल है कि अपने घर का हाल किसकी मसनवी। अभी मैंने ऊपर बताया है कि अब देखिए ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी मीर अनीस, सी नसीम, डी मीर हसन। तो आपका सही ऑप्शन होगा मीर तकी मीर। ये सवाल सेम क्या है, फहरिस्त से उठाकर इन्होंने बीपीएससी में 6 to 8 में भी पूछ दिया था, टीआरई 3 में। तो जो फहरिस्त है उसको आप लोग कमतर मत समझिए, एनसीईआरटी के ख़ास करके। अगला सवाल है कि किस्सा गुल बकावली किस ज़बान में लिखी गई है। ये किस ज़बान में लिखी गई मसनवी है। तो आपको देखिए ए उर्दू, बी फ़ारसी, सी अरबी, डी तुर्की। तो गुल बकावली क्या है, फ़ारसी में लिखी गई है। ठीक, इज़्ज़तुल्लाह बेग ने लिखा था, इज़्ज़तुल्लाह बेग बंगाली, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने। अगला सवाल है कि किस्सा गुल बकावली का तर्जुमा किसने उर्दू ज़बान में किया था। ठीक, उर्दू ज़बान में तर्जुमा किस्सा गुल बकावली का किसने किया था। आपके ऑप्शन है दयाशंकर नसीम, मीर हसन, मीर तकी मीर, निहाल चंद लाहौरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पे इसका तर्जुमा किया था। और किस नाम से किया था, मज़हब इश्क के नाम से। ठीक, और एक बात और याद रखना कि ये कहाँ से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल आपके सामने कि गुलजार नसीम किस सन में शाये हुआ था। अब यहाँ शाये होने की बात पूछ रहे हैं, ऊपर लिखने की बात पूछ रहे थे। आपके ऑप्शन है 1846, 1844, 1842, 1848। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1844 में इसकी इशाअत हुई थी, शाये हुई थी। अगला सवाल कि नसीम ने गुलजार नसीम को लिखते वक्त किस किताब को मद्देनज़र रखा था। सहरुल बयान को, गुल बकावली को, ज़हर इश्क को, या मज़हब इश्क को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मज़हब इश्क को। ठीक, जो जिसका तर्जुमा किसने किया था, मज़हब इश्क का तर्जुमा गुल बकावली से किया था। जो गुल बकावली तो फ़ारसी में है, ठीक, मज़हब इश्क उर्दू में किया गया था। और निहाल चंद लाहौरी की, बार बार ये मैं बात बता रहा हूँ, ये सवाल पूछ लेता है कि गुलजार नसीम को लिखते वक्त किस किताब को मद्देनज़र रखेगा। तो मज़हब इश्क को। और मज़हब इश्क किसकी लिखी हुई ये भी मैंने बता दिया। अगला सवाल आपके सामने मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन दिल्ली में, फैज़ाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में। तो लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। किस सन में हुआ था, 1810 में। ठीक, 1810 में। अगला सवाल है कि मीर ने लखनऊ का सफ़र किस सन में तय किया। आपके ऑप्शन है 1782, 1785, 1778, 1780। तो मीर तकी मीर ने लखनऊ का सफ़र किया था 1782 में। ठीक, अगला सवाल है कि मीर जब लखनऊ गए तो उस वक्त अवध का नवाब कौन था। आपके ऑप्शन है वाजिद अली शाह, नवाब आसिफुद्दौला, सी सराजुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। ठीक, तो उस वक्त अवध का नवाब कौन था, नवाब आसिफुद्दौला। अगला सवाल आपके सामने गुलजार नसीम का मुआजना किस मसनवी से किया जाता है। गुलजार नसीम का मुआजना क्या है, किस मसनवी से किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि सहरुल बयान से किया जाता है। सहरुल बयान का गुलजार नसीम से, गुलजार नसीम का सहरुल बयान से। ठीक, 18 नंबर सवाल है कि दयाशंकर नसीम की पैदाइश किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है 1807, 1809, 1814, 1811। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1811 में दयाशंकर नसीम की लखनऊ में पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है 19 नंबर, मीर की वफ़ात किस सन में हुई थी।
आपका ऑप्शन 1808, 1807, 1810, 1805। तो 1810 में मीर तकी मीर की वफ़ात हुई थी लखनऊ में। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का है कि मीर हसन की वफ़ात किस सन में हुई थी। ठीक, आपके ऑप्शन है 1886, 1786, 1776, 1780, 1788। तो 1786 में मीर हसन की वफ़ात हुई थी और लखनऊ में हुई थी। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1737 में। ठीक, और दिल्ली में हुई थी इनकी पैदाइश। तो इस तरीके से 20 सवालात आपके सामने पेश किए गए। जो मसनवी है ये भी क्या है, एक ही वीडियो में जो एनसीईआरटी किताब है उसमें मुकम्मल होती है। और जो चीज़ें मसनवी के बारे में हैं जो दीगर किताबों से कहेंगे जो एनसीईआरटी के अलावा, तो मैं उसको भी तफसीलन क्या है आपको एक वीडियो में बयान कर दूंगा। पहली मसनवी कौन सी है और शिमाली हिंद की मसनवी कौन सी है। हाँ, ये चीज़ जब आपको मैं उर्दू ज़बान का इर्तिका पढ़ाऊँगा जो एनसीईआरटी किताब की, उसमें क्या पूरी मसनवी की तफसील से आ जाएगी, बयान की बात आ जाएगी। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो DSSB की सिर्फ क्या है किताब के हवाले से, एनसीईआरटी किताब के हवाले से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने साथियों तक इसको शेयर करें ताकि हर एक फ़र्द क्या है इस उर्दू की किताबों से, एनसीईआरटी किताबों से मुस्तफ़ीज़ हो सके। ठीक, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई किसी चीज़ कोई कमी लग रही है और कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट में आ सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल पर मैंने टेलीग्राम का आपको लिंक दे दिया है, आप उसमें से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी सवालात हैं आप कर सकते हैं। ठीक, और वहाँ पे डेली क्या है एक दो सवाल भी डाले जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।